हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉयल्स इन 10 मिनट्स। कोई इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें वाटर जो है बॉयल करता है कितने मिनट में? 10 मिनट्स। 10 मिनट समय लेता है वाटर बॉयल करने में। इट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर बॉयलर इन 15 मिनट। अगर यही 10 मिनट की जगह अब हमको 15 मिनट में इस केटल में जो है हमारा मतलब टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने में, तो अब हमारा पर सेम सप्लाई मीन्स होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक केटल है। अब इस केटल में आपके पास वाटर है, वह वाटर को बॉईल करने के लिए अभी फ़िलहाल 10 मिनट लग रहा है, लेकिन इसी पानी को सेम सप्लाई से अगर हमको 15 मिनट में मतलब वाटर को बॉईल करना हो तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे H बराबर क्या होता है? I²R/T। ठीक है, हीट लॉ या जूल्स लॉ इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि एट कांस्टेंट H, ठीक, एट कांस्टेंट I हमारा क्या हो जाएगा? T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। समझिएगा, पहला कहता है ऑप्शन लेंथ ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज्ड। अब देखिए टाइम को हमको क्या करना है? 10 से 15 करना है, मतलब टाइम को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? घटाना पड़ेगा, और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? घटाना पड़ेगा। बोलिए आप इसी दोनों को आप क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा सब में आपका लेंथ से रिलेट किया हुआ है। कहता है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, तो मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो हीटिंग एलिमेंट का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। दूसरा कहता है कि लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, टाइम बढ़ेगा तो बताइए लेंथ हमारा इंक्रीज करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन हीटिंग इफ वाटर, चलिए ये भी गलत। इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि लेंथ हमारा डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम वाटर को 15 मिनट में गर्म कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा ए, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 क्वेश्चन में कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन वर्क फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब है, वह वर्क करेगा किस पे? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, बैटरी सप्लाई, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा। कोई भी बल्ब होगा वह डीसी पे भी काम करेगा, एसी पे भी काम करेगा, और बैटरी से भी आप उसको काम सप्लाई देखिए उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 72 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प डैश एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि टंगस्टन लैम्प का रेसिस्टेंस कब इंक्रीज करेगा? अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तब। ठीक है, मतलब क्या होगा? सॉरी, रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन लैम्प पे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं? देखिए वोल्टेज बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। किसका? टंगस्टन का। बोलिए क्यों? टंगस्टन एक हमारा मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और कोई कंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर 72 का आपका क्या हो जाएगा? बी, इंक्रीजेस। ठीक है, तो टंगस्टन में क्या हो गया? वोल्टेज को अगर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या हुआ? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। रीजन क्योंकि यह हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73 क्वेश्चन नंबर कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस। अगर किसी भी सर्किट में आप अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ल्यूमिनियस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, या फिर ऑल ऑफ दी एबव होगा। समझ में आया क्या? तो सब समझिएगा, सर्किट में अगर करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, ल्यूमिनियस इफेक्ट मतलब लाइट, ल्यूमिनियस इफेक्ट भी होगा, थर्मल इफेक्ट मतलब हीट भी इफेक्ट प्रभाव होगा हीटर में, ल्यूमिनियस इफेक्ट बल्ब, मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, करंट फ्लो कराइएगा तो आपका उसमें भी फ्लो करेगा। ठीक है, केमिकल इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं वो हो जाएगा। और 73 का ई, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेज। रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का डिक्रीज करेगा हमेशा। कब?
जब टेम्परेचर हमारा कह लीजिए कि डिक्रीज करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये है देखिएगा इसमें टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम्स मोर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी, देखिए 74 का जो आंसर होगा आपका वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अधिक अगर हो जाता है तब हमारा रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल दिया है तो मटेरियल तो कोई सा मटेरियल हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है या फिर आपका मटेरियल में कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, तो ये बी तो होगा नहीं। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज टू बी हाई व्हाट शुड बी लो। अगर इफिशियंसी अधिक होता है तो हमारा क्या लो होगा। देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला तो आप ये जानिए, इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटे इनपुट। इफिशियंसी अगर अधिक होता है तो हमारा इनपुट क्या होगा, कम होगा। अब समझिए क्या बोला, इनपुट पावर हमारा क्या होगा, कम होगा, लॉसेस हमारा क्या होगा, कम होगा, ट्रू कंपोनेंट ऑफ पावर किलोवाट कंज्यूम्ड और रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, क्या कम होगा हमारा ये पूछ रहा है। देखिए तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया, इफिशियंसी के बारे में अभी क्या बताएं, आउटपुट बटे में इनपुट। इफिशियंसी अगर अधिक है तो लॉसेस हमारा क्या होगा, कम होगा, लॉसेस हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी लॉसेस। 76 का ये, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस दिस इज ड्यू टू। जब किसी भी मेटालिक कंडक्टर में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है तब आपका जो है टेम्परेचर राइज करता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो कॉलिजन होता है क्या उसके वजह से होता है। 76 में हो गया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, द रिलीज ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरेंट एटम, म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन मेटल एटम्स, और डी है म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए है कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77, टू बल्ब्स 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव रेसिस्टेंस रेशियो। मतलब कह रहा है कि दो बल्ब है, एक का रेटिंग 500 वाट है, दूसरा का रेटिंग 200 वाट है, और वह 250 वोल्ट अगर उसके लिए है तो रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखिए आपके पास आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है हमारा, V²/R। यहाँ देखिए P बराबर V²/R। आपको किसका पूछ रहा है, रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। बस वैल्यू आप क्या कीजिए, R1/R2 करना है आपको। रेसिस्टेंस दोनों का रेशियो पूछ रहा है रेसिस्टेंस का, तो V² को हम छोड़ देते हैं, या 250 लिखना है तो आप लिख लीजिए 250 का स्क्वायर अपन P क्या है 500, फिर से आप 250 का स्क्वायर अपॉन में आप क्या कर दीजिए 200। ठीक, ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 200 बटे में 500, दोनों कैंसिल हुआ, बच गया क्या 2/5। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, R1:R2 = 2:5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड। किसी भी ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो हमारा वह चार्ज हो जाता है, क्यों। तो इट टेक्स इन प्रोटॉन इट्स एटम आर रिमूव्ड, इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इट गिव्स अवे पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप इस पर मतलब किसी भी कपड़ा से कह सकते हैं, सिल्क क्लॉथ से जब ग्लास पे आप घिसते हो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 70 है, वेदर सर्किट में बी AC और DC, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट। अगर चाहे AC हो या DC हो तो इसमें से कौन सा होगा जो कि करंट के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करेगा, रिएक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, रेसिस्टर। 80, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव,
कोई इसमें से कौन सा होगा जो कि आपको रिमूव करने में परेशानी होगा। समझिएगा इस क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक एटम है, अब इसके बाहरी में मान लीजिए कि पहले आप जानते हैं 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, कुछ इस तरह से आपका होता है। तो ये लास्ट वाला जो आपका एटम होगा, अब इसमें अगर 3rd इलेक्ट्रॉन या 4th इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब मान लीजिए कि कोई भी किसी के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह इजीली क्या करेगा, किसी को दे देगा। 2 है तो वह भी दे देगा, लेकिन जैसे ही 3 और 4 होने लगता है तो वह क्या है, उसको रिमूव नहीं करता है, वो क्या करता है आपका एक्सेप्ट करने का मतलब किसी भी चीज़ से वह लेना चाहता है, ना कि वह देना चाहता है। तो इस आप आंसर इसका कह सकते हो कि डी, 3rd इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का 3rd इलेक्ट्रॉन जो होगा या 4th इलेक्ट्रॉन होगा वह इजी नहीं है, उसको रिमूव करना आसान नहीं है। वो उसका टेंडेंसी क्या होता है, गेन करने का टेंडेंसी होता है, इसलिए उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपनड आउट द टोटल करंट विल बी। जब किसी भी पैरेलल सर्किट का एक लेग को ओपन कर देते हैं तो टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा, इस चीज़ पे बात करते हैं। सेम रह जाएगा आपका, ठीक है, पैरेलल में। बोलिए क्यों नहीं, अच्छा ऑप्शन ये है आपका, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है रिड्यूस, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है डिक्रीज और बिकम्स जीरो। देखिए रिड्यूस और डिक्रीज दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, तो दोनों में कोई सा आंसर आप कर सकते हैं, या तो रिड्यूस या तो डिक्रीज। मान लीजिए ये पैरेलल है आपका, ठीक है, अगर यह पैरेलल है, इस पैरेलल में कह रहा है कि करंट इज ओपन, अब इसके क्रॉस का ये अगर ओपन हो गया तो ये करंट हमको इसके क्रॉस पर है, तो करंट टोटल हमारा क्या हो गया, घट गया, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन ए लैम्प, 82 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। इन ए लैम्प लोड व्हेन मोर देन 1 लैम्प आर स्विच्ड ऑन टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ लोड। अगर मान लीजिए कोई लैम्प लोड है और इसमें से एक से अधिक मतलब लोड को आप स्विच ऑन कर देते हो तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल रेसिस्टेंस, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या रिमेन सेम रहेगा, या नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो समझिएगा जब आप बहुत सारे लोड को आप एक बार में ऑन कर देते हो तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। अधिक लोड जो होता है करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है, मतलब रेसिस्टेंस हमारा क्या रहा होगा, कम रहा होगा, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 2 लैम्प्स 100 वाट एंड 40 वाट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में है, जो कम वाला रहेगा वो अधिक लाइट करेगा, ठीक है, जो कम वाला है वो अधिक लाइट करेगा। तो देखिए इसमें 100 वाट विल बी ग्लो ब्राइटर, 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, और बोथ लैम्प्स विल ग्लो इक्वली ब्राइट, 40 वाट लैम्प्स विल फ्यूज। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी, 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर। कहिए क्यों, पी बराबर क्या होता है, V²/R। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो उसके क्रॉस करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वह अधिक, I²R जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। I²R अगर अधिक होगा तो हमारा जो लाइट होगा वो अधिक होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, बी, ऑप्शन बी, 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर। नेक्स्ट 84, रेसिस्टेंस ऑफ ए 220 वोल्ट 100 वाट लैम्प विल बी। अगर मान लीजिए पी दिया हुआ है आपका 100 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, तो इसका पूछ रहा है रेसिस्टेंस, निकाल लीजिए। पी बराबर क्या होता है, V²/R, अब पूछ रहा है क्या, रेसिस्टेंस, तो R बराबर V²/P। अब V² आपका क्या हो जाएगा, 220 गुना 220 अपॉन P में 100, चलिए ये कट गया, 22 आपका हो गया कितना, 22 × 22 ना, 22 × 22 आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर लीजिएगा, 484 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी, 484 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। इन केस ऑफ अ डायरेक्ट करंट मतलब कि डीसी का बात कर रहे हैं, तो डीसी में आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का आपका डीसी हो जाएगा। मान लीजिए ओरिजिन है तो ये हमारा डीसी का ग्राफ है, तो सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। 86 में आइए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए बकेट फुल ऑफ वाटर ए लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस सजेस्ट दैट द टाइप ऑफ सप्लाई। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा एक बकेट है, इसमें वाटर है और इसमें सप्लाई हम दिए हुए हैं, सप्लाई देने से क्या होगा, बहुत सारा बबल अगर निकल रहा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये हमारा कैसा सोर्स हो जाएगा, डीसी सोर्स हो जाएगा। मतलब जो सप्लाई आप दे रहे हैं और बबल हो रहा है तो वो हमारा डीसी सप्लाई होगा, ठीक है। 86 के बाद आप 87 नंबर पे आइए। रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन फिलामेंट लैम्प डैश एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज। जब आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। कार्बन फिलामेंट का देखिए, कार्बन फिलामेंट जो है एक तरह से आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ चीज 87 में क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन फिलामेंट लैम्प एज दी अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज। जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फाइनली रेसिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, डिक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर पे आइए। बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। जो बल्ब होगा आपका स्ट्रीट लाइटिंग के लिए वो हमारा किस चीज़ में कनेक्टेड रहता है, सीरीज में, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल में, या एंड टू एंड में। तो आपका क्या होगा, जितना सारा बल्ब हमारा होगा स्ट्रीट लाइटिंग में सारा का सारा किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में लगा हुआ होगा, ठीक है। फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेस द वॉटेज ऑफ अ टेस्ट लैम्प शुड बी। कहीं भी अगर आप टेस्टिंग अप्लायंस है मतलब टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वॉटेज ऑफ अ टेस्ट लैम्प शुड बी। तो जो टेस्ट लैम्प होगा उसका वॉटेज कैपेसिटी क्या होना चाहिए, तो उसका वॉटेज कैपेसिटी काफ़ी हाई होना चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में देखते होंगे कि लोड देने की जगह पे आपका क्या होता है, बहुत सारा लैंप जला दिया जाता है, तो उसको हम लोग हाई मतलब हाई लोड कह सकते हैं, या हाई वोल्टेज कैपेसिटी का लोड आप कंसिडर किया जाता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचिंग ऑफ लैंप इन हाउस। जो घर में जो लैंप रहता है उसका बात कर रहा है। स्विचिंग ऑफ अ लैंप इन ए हाउस प्रोड्यूसेस नॉइज इन द रेडियो, दिस इज बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्क अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स, आर्क अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए 91 में, स्पार्किंग अकर्स व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ। जब स्पार्किंग होता है जब लोड को स्विच ऑफ किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब कभी आपका लोड को स्विच ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग होता है। क्यों, द सर्किट हैज हाई। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है कि सर्किट का जो आपका इंडक्टेंस कह सकते हैं आपका, ठीक, इंडक्टेंस आपका क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण से कि आप अगर लोड को स्विच ऑफ करेंगे तो स्पार्किंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है 92 नंबर क्वेश्चन में, कॉपर वायर ऑफ ए सर्टेन लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू 3 times इट्स लेंथ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। देखिए कहने का यह मतलब है कि देखिए आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ऐसा कह सकते हैं। अगर बोल रहा है यहाँ पे कि अगर इसका जो भी हमारा लेंथ होगा अगर उसको 3 टाइम करते हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है हमारा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें क्या, ऊपर भी आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये ए इंटू एल हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, कब, जब भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब भी हमारा कांस्टेंट रहेगा तब आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एट वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ऐसा सीधा कहते हैं कि R1 बटे R2 बराबर L1 का स्क्वायर अपन L2 का स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। अब यहाँ R1 को R1 छोड़ देते हैं, R2 को हमको निकालना है, ठीक है। R2 क्या करना है, निकालना है। अब L1 का L1 रखने दीजिए, L1 का स्क्वायर, और L2 की जगह पे आप 3L1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर समझिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू एल स्क्वायर कैंसिल, 1/3 इंटू क्या हो गया 9, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9R1, 9R1। तो हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ द रेसिस्टेंस हो जाएगा। जो पहला रेसिस्टेंस था उसका 9 गुना हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा और लेंथ को आप इंक्रीज करोगे। तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन रेसिस्टेंस एलिमेंट ऑफ अ हीटर, हीटर का जो रेसिस्टेंस एलिमेंट होता है फ्यूजेज, मतलब जल गया एक तरह से कह सकते हो, ठीक है।
एंड देन वी रिकनेक्ट इट आफ्टर रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ इट, द पावर ऑफ अ हीटर विल भी क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ का बात करेंगे, अगर कोई रेसिस्टेंस आपका कनेक्टेड है और उसको अगर टूट गया या फ्यूज कर गया, फिर आप दोबारा उसको जोड़ते हो तो उसका रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो पावर हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आई स्क्वायर आर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक, तो जब कभी आपका हीटर का एलिमेंट अगर टूट जाता है या फ्यूज करता है फिर उसको आप रिकनेक्ट करते हैं, तब हमारा पावर क्या हो जाता है हीटर का, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन, मतलब फोर्स जो है किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, टू मोलिक्यूल, टू आयन, टू एटम्स या टू मेटल पार्टिकल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टू आयन, दो आयन के बीच में हमारा फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95। 95 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ए सबस्टांस हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर एटम्स, जिसका एटम जो है अलग अलग है, समान नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, कंपाउंड या फिर इंसुलेटर। तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड में ही आप किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, उसको क्या बोल जाते हैं, कंपाउंड कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ए माइक्रोवोल्ट, माइक्रो का देखिए आपका क्या होता है, याद रखिए 10⁻⁻⁶। तो एक माइक्रोवोल्ट की बात करें तो 10⁻⁻⁶ वोल्ट हो जाएगा, ढूंढ लीजिए, 1 × 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। देखिए ये डेटा है, इसको याद रखिएगा कि कॉपर जो है उसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1.72 × 10⁻⁻⁴ ओम मीटर, 1.72 × 10⁻⁵ ओम मीटर, 1.72 × 10⁻�6 ओम मीटर, या फिर 1.72 × 10⁻⁻ ओम मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। 98 में आइए, इंटरनेशनल ओम इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द रेसिस्टेंस, मतलब जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस में इंटरनेशनल ओम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ए कॉलम ऑफ मरकरी, ए क्यूब ऑफ कार्बन, ए क्यूब ऑफ कॉपर, द यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलम ऑफ मरकरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए कॉलम ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए इसको ध्यान से देखिए, 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम ऐसा कह देते हैं आरपी। आपको बताए थे अगर तीनों समान रेसिस्टेंस है तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, R/3। ठीक है, R/3 या करके देखिएगा, आपको आंसर फाइनली यही मिलेगा, क्या हो जाएगा, R/3। पहले जब पैरेलल में कनेक्ट है, एंड देन इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर यही आपका सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3R। अब कहता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकेंड विल बी, मतलब रेशियो पूछ दिया, आप RP/RS कर दो तो क्या हो जाएगा, R/3/3R। बताइए क्या ये कि इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, R/3 × 3R, ये कैंसिल तो 1/9। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, RP बराबर हो जाएगा RS/9। ठीक, मतलब 1/9 टाइम हो जाएगा। तो 99 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1/9 टाइम्स। ठीक है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI, मतलब ऑप्शन नंबर ए में P बराबर VI है, सही है। P बराबर क्या होता है, I²R। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में P बराबर I², ये भी सही है। P बराबर क्या होता है, V²/R, बट यहाँ देखिए P बराबर क्या है, V/R², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, और ये P बराबर V²/R, ये सही है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी। विच मैथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए कौन सा एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, मेथड कौन सा होगा जिसमें कि आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए लॉरेंज मेथड, रिले मेथड, ओम्स लॉ मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। देखिए मेजरमेंट में आप लोग पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका क्या होता है, लो रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। चलिए आगे जो है हम लोग आज 101 तक ही रखते हैं, फिर हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसका खत्म हो जाएगा।
20 से 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम बना लेंगे आराम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।